हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर। क्लास 12 केमिस्ट्री। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो सॉल्यूशन था और 12th क्लास के लास्ट वीडियो में हमने हेनरी के नियम तक पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो जो टॉपिक है वो है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, ये हेडिंग है अपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाष्प दाब है क्या। वाष्प दाब क्या है? तो देखो क्या होता है। अपने पास एक कंटेनर है, मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये सॉल्यूशन में क्या है, जो विलय है उसकी भी लिक्विड प्रवृत्ति है और जो विलायक है उसकी भी प्रवृत्ति लिक्विड है। तो ये जो विलयन जो बड़ा, ये कैसा विलयन बन गया? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन का मतलब विलय और विलायक। द्रव्य विलयन में क्या होता है, विलय भी कैसा हो, द्रव हो, और विलायक भी कैसा हो, द्रव। तो उस सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं द्रव्य विलयन। अब बात करते हैं कि वाष्प दाब क्या होगा। मान लो ये अपने पास सॉल्यूशन है, द्रव्य सॉल्यूशन, इसको अपन ने हीट कर लिया। इस सॉल्यूशन को मैं हीट कर रहा हूं, हीट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जैसे हम हीट करेंगे तो देखो मैंने इसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। यहां से जैसे हीट करेंगे तो लिक्विड की वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो जो अपने पास बंद कंटेनर है उसके पात्र के ऊपर वाष्प के अणु पर जाएंगे, जाते रहेंगे जाते रहेंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी जिसको हम बोलेंगे साम्य अवस्था। उस साम्य अवस्था पर क्या होता है कि जो द्रव के वाष्प के अणु जो होंगे वो द्रव की सतह पर वापिस कहां प्रेशर करेंगे, द्रव की सतह पर वापस दाब लगाएंगे। उस दाब को ही हम बोलते हैं वाष्प दाब। यानी अगर हम वाष्प दाब की डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, एक निश्चित ताप पर, निश्चित क्या होना चाहिए, ताप। एक निश्चित ताप पर कौन सी अवस्था में, साम्य अवस्था में, वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को, लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वाष्प दाब क्या है, तो एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? अब इस वाष्प दाब में, इस वाष्प दाब को समझाने के लिए साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने अपने रूल दिए जिसको हम बोलते हैं राउल के नियम। ये टॉपिक हो गया अपने पास राउल का नियम। राउल के नियम यानी राउल क्या कहता है, राउल ये कहता है कि किसी भी द्रव्य विलयन में जो अवयव वाष्पशील है उस वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी राउल का नियम क्या है, किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये किसने कहा है,
राहुल ने। मान लो अपने पास ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में अवयव ए है, क्या है, एक अवयव ए है, एक अवयव बी होगा। ये जो अवयव ए है ये वाष्पशील है, और इस वाष्पशील अवयव ए का वाष्प दाब मैंने मान लिया पी ए है, और जो अवयव ए है इसकी मोल भिन्न जो है वो मैंने मानी है एक्स है। तो राउल के नियम से मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए समानुपाती किसके होगा, एक्स ए। क्लियर है। समानुपाती को हटाओगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो मैं लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए। ये बात किसने बता दी, राउल ने। इसी को हम कहते हैं राउल का नियम। यहां जो पी नोट ए है ये अवयव ए का शुद्ध अवस्था में, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। पी ए क्या है, अवयव ए का वाष्प दाब है। एक्स ए क्या है, अवयव ए की मोल भिन्न है। तो हमने देखो क्या पढ़ा, वाष्प दाब कहते किसे हैं। तो वाष्प दाब क्या होता है, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। इस वाष्प दाब को समझाने के लिए राउल आए, और राउल ने कहा कि किसी भी विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, यानी किसी वाष्पशील अवयव का, अवयव कैसा होना चाहिए, वाष्पशील, उस वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये नियम किसका है, राउल का नियम है। मान लो किसी विलयन के अंदर अवयव ए जो है वो वाष्पशील है, और वाष्पशील अवयव ए है, इसका वाष्प दाब पी ए है, इसकी मोल भिन्न एक्स ए है। तो राउल के नियम से मैं ये लिख सकता हूं कि पी ए समानुपाती एक्स ए, यानी पी ए इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। प्रोपोर्शनल टू घटाते में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मैंने कांस्टेंट लिया पी नोट ए। पी नोट ए क्या है, अवयव ए का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। पी ए क्या है, अवयव ए का वाष्प दाब है, और एक्स ए क्या है, अवयव ए की मोल भिन्न है। तो ये है राउल का नियम। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राउल के जो नियम इन्होंने दिया, इस नियम में इन्होंने एक वर्ड लिखा है वाष्पशील अवयव। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि दो प्रकार के विलयन हो सकता है। एक तो होता है द्रव्य विलयन, जिसमें विलायक और विलय दोनों ही वाष्प अवस्था में हो, और एक होता है विलय जो हो, अवयव विलय जो है वो ठोस अवस्था में हो और उसका विलय क्या हो, लिक्विड अवस्था में हो। तो उनके विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, उसके लिए हम राउल के दो नियम पढ़ेंगे। तो राउल के जो नियम है उसमें हम नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे वाष्पशील अवयव के लिए राउल का नियम। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला फर्स्ट, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। तो देखो क्या होता है, एक कंटेनर है, इसमें अवयव ए जो है वो तो मेरा रहेगा विलायक, और अवयव जो बी रहेगा वो मेरा रहेगा विलय। और इन दोनों में विलायक द्रव अवस्था में है और विलय भी कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो समझना, सपोज करो ये जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं ये तो मेरे हैं विलय, और ये मैंने ये बनाया जो ये क्या है, विलायक। तो ये विलयन बन गया। ये मिक्स करने के लिए समझा रहा हूं, ये बिल्कुल क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब
वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ेंगे। मैंने इसमें दो अवयव मिलाए, अवयव ए और अवयव बी। अवयव ए का वाष्प दाब मैंने माना है Pa और अवयव बी का वाष्प दाब मैंने माना है B है। ये अवयव ए का वाष्प दाब है, ये अवयव बी का वाष्प दाब है। अवयव ए की मोल भिन्न जो मैंने मानी है XA है और अवयव बी की मोल भिन्न जो मानी है वो XB मान ली। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है? वाष्पशील विलय युक्त विलयन है। इसमें विलय और विलायक दोनों ही क्या होगा? द्रव अवस्था में है। तो द्रव अवस्था में तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, सिंपल सी बात है। तो देखो क्या होता है, राउल के नियम से मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? राउल के नियम से किसके लिए पढ़ रहे हो? वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए पढ़ रहे हैं। तो राउल के नियम से क्या कहता है कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन जो होते हैं उसमें विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके वाष्पशील अवयव के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं राउल के नियम से क्या लिख सकते हैं? Pa प्रोपोर्शनल टू XA और PB प्रोपोर्शनल टू XB। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? Pa इज इक्वल टू P नोट A डॉट XA और PB इज इक्वल टू P नोट B डॉट XB। इसको इक्वेशन एक बार फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन एक बार सेकंड दे देते हैं। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है ये y बराबर mx प्लस c को ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी और P और XA में अगर हम मोल इसमें और इसमें अगर हम ग्राफ खींचे तो ये तो मैंने PA ले लिया, ये क्या ले लिया? XA। तो ग्राफ यहां से जाएगा और ये जो ढाल आएगा इसका ये किसके बराबर आएगा भाई? P नोट A के। चलिए ये y बराबर mx प्लीज जो प्लॉट खींचते हो उससे आता है। अब हम क्या कहें कि जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो उसके अवयव A और अवयव B के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी मैं लिख सकता हूं PS विलयन का वाष्प दाब Pa प्लस PB के बराबर हो। और ये समीकरण मैंने कितनी मानी? 3, क्योंकि दोनों ही वाष्पशील है। अब एक बात बताओ, मैं PS इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? Pa की जगह ये लिख दूं, यानी P नोट A डॉट XA प्लस P नोट B डॉट XB। इक्वेशन 4। वी नो दैट कि हमने मोल भिन्न पढ़ी है, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है। वहां हमने लिखा था कि सॉल्यूशंस के अंदर XA प्लस XB यानी जितने भी अवयवों की मोल भिन्न का योग कितना होगा? 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि XA बराबर 1 माइनस XB। हाँ या ना? तो ये जो टर्म आई है XA बराबर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस XB। इसको इक्वेशन 4 में पुट अप कर दो तो क्या हो सकता है? PS इज इक्वल टू P नोट A। इस XA की जगह में लिख सकता हूं 1 माइनस XB। तो 1 माइनस XB प्लस P नोट B डॉट XB। क्लियर है? अब ध्यान देना, PS इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं P नोट A माइनस P नोट A डॉट XB प्लस P नोट B डॉट XB। क्लियर है? अब देखो क्या होता है। PS इज इक्वल टू P नोट A। अच्छा ये वैल्यू प्लस की है तो मैं इसको प्लस की लिख लेता हूं P नोट B डॉट XB। ये पूरे टर्म्स माइनस का है तो P नोट A माइ डॉट XB। अब आगे क्या होगा? PS इज इक्वल टू P नोट A प्लस XB इसमें भी XB इसमें भी कॉमन ले लो XB। तो क्या लिख सकते हो? P नोट B माइनस P नोट A। ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन 5 आ गई आपके पास। जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो देखो ग्राफ में क्या आता है। ये जो ग्राफ है ये y बराबर mx प्लस c को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर आपके पास दोनों विलयन के अंदर दोनों वाष्पशील अवयव हैं तो उसमें विलयन का वाष्प दाब इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे।
क्लियर है? अब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो देखो क्या होता है। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो मैं यहाँ पे एक्स ए बराबर एक बार 1 ले लेता हूं, जब एक्स बी बराबर कितना लिख दूंगा 0। यहाँ एक बार एक्स बी बराबर 1 कर लेंगे, एक्स ए बराबर 0। और ये जो ग्राफ है किस में खींच रहे हैं हम, मोल भिन्न में। यहां जो आपके पास आएगा ये आएगा पी नोट ए, और यहां जो आपके पास पॉइंट आएगा ये आएगा पी नोट बी, क्योंकि ग्राफ से आ रहा है। इसको इससे और इसको इससे, तो कुल सॉल्यूशंस का जो वाष्प दाब होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के। ठीक, ये जो होगा पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए, और ये जो होगा वो होगा पी नोट बी डॉट एक्स बी, किसके, पी बी के। तो ये हमने ग्राफ खींचा है इसी। देखो ये इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, y बराबर mx प्लस सी को। एक बार x a बराबर 1 रख लेना इसमें, और x b बराबर क्या रख लो 0। तो जो इक्वेशन आएगी उसमें हम क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो ये जो अपन ने पढ़ा अभी फिलहाल, ये किसके लिए पढ़ा है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ा है। और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं विलयन का वाष्प दाब, कि जब दोनों ही अवयव आपके पास विलय और विलायक वाष्पशील हो तो उसमें कुल विलयन का जो वाष्प दाब है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या है। तो उसको अब हम देखेंगे कि उसको हम कैसे पढ़ें। समझ, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। मैं फिर एक कंटेनर लेता हूं, सपोज करो ये कंटेनर अपने पास है, इसमें जो विलायक है वो तो वाष्पशील है, मतलब द्रव अवस्था में है। ठीक, तो मैंने इसमें थोड़ा सा विलय मिला दिया, ये सॉलिड अवस्था में है। अब ध्यान देना, जब आप इसको हीट करोगे तो वेपर बनेगी, लेकिन आप एक बात बताओ कि इसमें सॉलिड है तो सॉलिड ने सपोज करो यहां आके वो सरफेस पे जम गए, यानी इतना जो एरिया है वो सॉलिड ने क्या कर लिया, घेर। तो मुझे एक बात बताओ, वेपर ज्यादा बनेगी या कम बनेगी। तो सर आप क्या कह सकते हो कि भाई वेपर जो है वो कम बनेगी, क्योंकि एक तो यहां से वेपर जा सकती है और एक यहां से, यही तो वेपर बनेगी। लेकिन अगर ये विलय भी आपका लिक्विड होता तो वेपर यहां से भी बनती। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि जब आपके पास विलय ठोस अवस्था में हो तो उसके विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ठोस जो है वो एरिया ऑक्यूपाइड करेगा, उसकी वाष्प बनेगी ही नहीं। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम हम पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास जो विलायक है इसमें ए है, विलायक मैंने क्या लिया है अभी, ए, और जो है वो कैसी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। विलय जो है इसमें वो बी है, और ये जो कैसा है, ठोस अवस्था। ये ठोस अवस्था का मतलब ही उसने लिखा है अवाष्पशील। क्लियर है? और इन दोनों को मिला के मेरे पास बन गया विलयन। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का जब हम नियम पढ़ते हैं तो राउल के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यानी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का जो वाष्प दाब है वो केवल और केवल वाष्पशील अवयव के वाष्प दाब के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं यदि विलयन का वाष्प दाब मैंने पीएस मान लिया और अवयव ए का वाष्प दाब मैंने क्या माना, पीबी, और पीए माना, और पीबी क्या है, विलय का वाष्प दाब। और आपको पता है विलय का वाष्प दाब तो नेगलेट है, तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो केवल किसके बराबर होगा, पीए के। बताओ यह हो सकता है, क्योंकि पीबी जो है उसका वाष्प दाब तो 0 है क्योंकि ठोस अवस्था में है। अब ये पीएस बराबर किसके होगा, पीए के। और अभी हम पढ़ के आए हैं राउल के नियम से कि पीए इज इक्वल टू होता है पी नोट ए डॉट एक्स ए, हाँ या ना।
तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए, ये लिख सकते हो आप कि हाँ। और हम एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। अवयव ए की मोल भिन्न कितनी है, एक्स ए है, अवयव बी की मोल भिन्न कितनी है, एक्स बी है, तो मैं ये लिख सकता हूं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो क्या लिखोगे आप, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करो, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए डॉट एक्स बी। क्लियर है, एक काम करो, इस टर्म्स को इधर ले आओ एक बार, पी नोट ए डॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस, हाँ या ना। और यहां से अगर मैं लिखूं एक्स बी इज इक्वल टू, तो क्या लिखूंगा पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, और ये अपने पास ब्रैकेट में फॉर्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ध्यान दें, पी नोट ए जो होता है वो अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब है, पी एस जो है वो किसका है, विलयन का वाष्प दाब है, और एक्स बी जो है वो है विलय की मोल वेग। और एक बार मैं इसको लिख सकता हूं पी नोट माइनस पी एस को मैं एक बार डेल पी बोलूंगा, और इस डेल पी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो देखो क्या कह सकते हैं कि जब किसी विलयन के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। यानी में वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, जब विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, विलायक से वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसे वाष्प दाब में अवनमन कहता है। क्लियर है भाई, तो एक बात और समझना, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो मैं इक्वेशन इससे, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देता हूं, तो इक्वेशन सेकंड से मैं कह सकता हूं कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो उसकी विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, कंपटीशन का भी एग्जाम दोगे तो उसने पूछा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो किसके बराबर होता है, विलायक की मोल भिन्न के, विलय की मोल भिन्न के, उसके विलयन के वाष्प दाब के, या इनमें से कोई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी यहां पे जो एक्स बी है वो आपका क्या है, विलय की मोल भिन्न है। क्लियर है, तो आज हमने जो पढ़े हैं वो वाष्प दाब पढ़ा, राउल का नियम पढ़ा, राउल के नियम में हमने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ा और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ा। हो सकता है आपको कभी एक्स बी ना मिले तो दोनों अवयव के मोल मिल जाएंगे, तो वी नो दैट कि एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है,
एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, हाँ या ना, ये होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके इक्वल है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। भाई न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करोगे इन क्वेश्चनों के, तो हो सकता है मैं आपको डायरेक्ट विलय की मोल भी ना दूं, हो सकता है वो आपको क्या दे दे, विलय के मोल दे दे और विलायक के मोल दे दे। मे भी हो सकता है कि विलय के और विलायक के मोल भी ना दे, तो उसके क्या दे दे, ग्राम में मात्रा। तो हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में मात्रा उसका अणुभार। तो एन ए इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये भी है। डब्ल्यू बी क्या है, अवयव बी की विलय ग्राम में मात्रा है, और एम बी क्या है, विलय का अणुभार है। डब्ल्यू ए क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा, और एम ए क्या है, विलय का अणुभार है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो, दो नियम पढ़ लिए अपन। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अणु संख्या गुणधर्म पढ़ने के बाद हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो अपनी बुक में है, और दो चार न्यूमेरिकल मैं भी कराऊंगा आपको अलग बुक से कि भाई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे क्वेश्चन आते तो अपन कैसे तो सोल्व करेंगे। तो ये तो एक लैंग्वेज पैटर्न हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या है, तो आप क्या कहोगे कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का जो वाष्प दाब होगा, विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। आपसे कोई पूछे वाष्प दाब में अवनमन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है भाई, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो ये क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा था, इसमें दो नियम हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।